सारी रात बेड क्राउन से टेक लगाए लगाए वो कब सो गई उसे खबर ही ना हुई। सुबह की तेज धूप ने खिड़की से इसके कमरे में आकर हर तरफ उजाला कर डाला। मंदी मंदी आंखों और भारी होते सर के साथ वो अभी उठकर मुंह हाथ धोने का इरादा रखती थी, लेकिन उस वक्त धड़क से इसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने मौजूद हस्ती को देख इसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। दानैन आंटी। लबों से अभी इसका नाम पूरी तरह अदा नहीं हुआ था कि वो चील की तरह इस पर झपट पड़ी। दोनों हाथों से इसकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि एक पल के लिए इसे अपना सांस रुकता महसूस हुआ। बदजात लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझसे मेरा बेटा छीना, मैं तुझसे तेरी सांसें छीन लूंगी। दानैन के गुस्से के साथ साथ गर्दन पर हाथों की गिरफ्त भी बढ़ती जा रही थी। छोड़े छोड़े मुझे, रुकते सांस के साथ बमुश्किल वो बस इतना ही बोल पाई। मगर दानैन का इसकी जान लेने का जुनून बढ़ता ही जा रहा था। छोड़ो मेरी बेटी को। इससे पहले कि वफा का सांस पूरी तरह बंद हो जाता, मरियम ने दानैन को कंधों से पकड़कर पीछे धकेला। यकदम वफा की जान में भी जान आई। गहरे गहरे सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। कुछ तवक्कुफ के बाद हरासा नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा जो पल में इसकी ढाल बन गई थी। खबरदार दानैन, जो अब तुमने मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा। वफा की हालत देख मरियम को भी तैश आ गया। दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को मार डाला और अब मेरे सामने एक दूसरे को बचाते फिर रहे हो। दानैन ने अपने गुस्से की लपेट में उन्हें भी लिया। दानैन रायजादा, अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ वरना मैं सारे लिहाज भूलकर पुलिस को बुलवा लूंगी। मरियम की धमकी पर वो तंजिया हंसी। पुलिस तो अब तुम्हारे घर आएगी बहुत जल्दी। सुकून की जिंदगी और ये जो तुमने जी ली जीनी थी। दानैन रायजादा के बेटे को मारकर तुम दोनों ने सोच भी कैसे लिया कि सुकून का एक पल भी तुम दोनों को मुयस्सर होगा। दानैन की धमकी पर वफा को हैरत न हुई। इसे अंदाजा था कि ये सब होगा, मगर इतनी जल्दी इस बात का शायद इसने तसव्वुर न किया था। 3 दिन बाद कोर्ट में पेशी है। अपनी इस मनहूस बेटी से बोलना कि बिना अपना और हमारा वक्त जाया किए चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना अगर हमने अपने तरीके से कबूल करवाया तो वो तरीका तुम दोनों को ही पसंद नहीं आएगा। दानैन की दी गई मानी खेज धमकी पर वो दोनों ही जी जान से कांप गईं। इन दोनों के फुक चेहरे देखकर वो एक बार फिर तंजिया मुस्कुराहट उछाल वहां से चली गई। तुम ठीक हो? इसके जाते ही मरियम वफा की तरफ मतवज्जा हुई। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। कल के मुकाबले आज इसका अंदाज नॉर्मल था। तुम्हें इस पागल औरत की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा वकील हायर करती हूँ। बस तुम चुप रहना, तुम देख लेना, मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। मरियम के अंदाज में बेचैनी और अपने लिए फिक्र देख इसे खुशी हुई। बस इस सब का अब कोई फायदा नहीं माँ। रईसजादा फैमिली की पावर को आप अच्छी तरह जानती हैं। इनसे कोई गलती से भी नहीं टकरा सकता। और इस बार वो लोग हक पर हैं। मैंने सच में इनके बेटे का कत्ल किया है। और दानैन रईसजादा बोले या ना बोले, मैं अदालत में अपना जुर्म कबूल कर लूंगी। इस रास्ते पर चलने से पहले मैं अपना अंजाम जानती थी। वह थके थके अंदाज में बेड पर ढह सी गई। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मायूसी कुफ्र है, और वैसे भी तुमने किसी शरीफ और अच्छे इंसान को नहीं बल्कि एक दरिंदे का खात्मा किया है जिसे वैसे भी मर जाना चाहिए। अगर तुमने इसे मारा तो एक तरह से कानून की मदद की है। अगर कानून को इसके इतने कत्ल और ज्यादतियों का इल्म हो जाता तो वो जरूर इसे सजाए मौत सुनाती। मुझे यकीन है कानून हमारे साथ जरूर इंसाफ करेगा। नहीं माँ, कानून अंधा होता है। वो ये नहीं देखेगा कि मैंने कैसे इंसान को मारा है, वो बस ये देखेंगे कि मैंने कत्ल किया है। और वैसे भी जिस कानून से कल हमें इंसाफ नहीं मिला, वह कानून आज क्या हमारे साथ इंसाफ करेगा? कानून अमीरों की जेबों में रहता है, और रायजादा की पावर से आप मुझसे ज्यादा वाकिफ हैं। वो खुद भी इस तरह हकीकत से वाकिफ थी, फिर भी खुद को और इसे तसल्ली देने के लिए वो अपने दिल को एक कमजोर सी उम्मीद की डोर थमाए बैठी थी। मगर आज अपनी ही बेटी के मुंह से इस कदर कड़वी हकीकत सुनकर उन्हें लगा कि वाकई में उनकी नफरत ने वफा को उम्र से ज्यादा बड़ा कर दिया है। 3 दिन बाद आज वो दोनों अदालत जाने के लिए तैयार थीं। मरियम का दिल बार बार डूब कर उभर रहा था, न जाने अदालत क्या फैसला सुनाएगी। ड्राइंग रूम में जले पैर की बिल्ली की तरह इधर से उधर चक्कर काटते हुए वो बेचैनी से वफा का इंतजार कर रही थी। दिल बारहा वक्त के यहीं थम जाने की दुआ कर रहा था, मगर ऐसा मुमकिन न था। आखिरकार वफा भी तैयार होकर आ गई। शादी के बाद मरियम ने दोबारा इसकी अलमारी को स्टाइलिश ड्रेसेस से भर दिया था, मगर आज वो वही पुराने कपड़े जेबतन करके आई थी जो वो बचपन से करती आई थी। फीके रंग का हाफ वाइट कलर का हद से ज्यादा खुला सूट जो इसके नाजुक से वजूद पर बेढंगे अंदाज में टिका था, वही न जाने कितने सालों पुरानी चादर को अपने गिर्द लपेट रखा था। एक बार फिर मरियम को अपने रवैये पर जी भर के पछतावा हुआ, मगर अब गुजरा वक्त वापस नहीं लाया जा सकता था। हाशिम भी आ गया था और उसके साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी आ गई।
हाशिम ने भी एक नज़र वफा के हुलिये की तरफ देखा। इन 3 दिनों में पूरी रिसर्च से वो ये तो जान गया था कि वफा की आज तक की जिंदगी आसान नहीं रही, फिर भी इसने इतना बड़ा रिस्क लिया। सच में वो लड़की बहुत बहादुर थी। वैसे तो रायज़ादा खानदान ने कत्ल का मुकदमा लड़ने के लिए वकील आज से 3 दिन पहले ही हायर कर लिया था, मगर अल्तमिश रायज़ादा ने वफा के खिलाफ रिपोर्ट सुबह आकर कटवाई थी। वजह शायद यही थी कि वो अल्तमिश रायज़ादा की बीवी है, इसकी इज्जत है। वो अपने घर की इज्जत को एक रात के लिए भी जेल की चारदीवारी में नहीं देख सकता था। जहां इन 3 दिनों में रायज़ादा खानदान के वकील ने केस जीतने की पूरी तैयारी कर ली थी, वहीं हाशिम ने भी अपनी सी कोशिश कर रखी थी। लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर इसे हथकड़ी लगाना चाही, मगर हाशिम की सख्त घूरी ने इसके कदम वही थम गए। वफा खामोशी से इसके पास आकर खड़ी हुई। आंटी, आप अदालत पहुंचे, मैं इनको देकर अदालत आता हूँ। इंशाल्लाह केस हम लोग ही जीतेंगे। हाशिम की तसल्ली पर जहां मरियम ने बेबसी से हाँ में सर हिलाया, वहीं वफा को हैरत का शदीद झटका लगा। वो तो अल्तमिश का दोस्त था और कायदे के मुताबिक इसे इस वक्त रायज़ादा के खानदान की साइड होना चाहिए था। फिर ये इसकी माँ को तसल्ली क्यों दे रहा था? अपनी माँ के गले लगकर इसका दिल चाहा कि वो आज फूट फूट कर रो दे, लेकिन अगर वो रो पड़ी तो इसके हौसले पस्त हो जाएंगे और शायद इसका रोना मरियम के दिल पर क़यामत बर्पा कर देगा। इसलिए बमुश्किल खुद को मजबूत जाहिर करके सर झुकाए वो लेडी कांस्टेबल के साथ पुलिस जीप तक चली गई। मरियम ने मुंह पर हाथ रख अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश की, मगर वो एक माँ थी, चाहकर भी अपना दुख छुपा नहीं पा रही थी। एक बेटी और शोहर को हमेशा हमेशा के लिए खोने के बाद अब वफा को खोने का हौसला इनके पास नहीं था। आप फिक्र ना करें आंटी, मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं। इंशाअल्लाह मेरी बहन को एक रात भी जेल में नहीं गुजारनी पड़ेगी। एक ही दिन में केस खत्म हो जाएगा और हमारी बहन आजाद होकर आएगी। हाशिम के एक बार फिर तसल्ली देने पर उन्होंने इस बात में सर तो हिला दिया था, मगर रायज़ादा की पावर के आगे इसकी ये तसल्ली बेमायनी लग रही थी। सब लोग अदालत में मुज्तमा होकर जज साहब के आने का इंतजार कर रहे थे। अल्तमिश रायज़ादा वकील और बाकी सारे मामलात पर ध्यान दे रहा था। आज इसके भाई के कत्ल का केस था और मकतूल इसकी बीवी। प्रेस पूरी कोशिश कर रही थी कि किसी न किसी तरह अंदर की खबर इनको मिल जाए। वैसे भी इनको रायज़ादा फैमिली की चटपटी खबर मिले काफी अरसा हो गया था। इसी वजह से इसने सुबह जाकर पुलिस स्टेशन रिपोर्ट दर्ज करवाई, ताकि वफा के लिए कोई मुश्किल पेश ना आए, क्योंकि अगर अदालत की कार्रवाई के बाद वफा बेकसूर साबित हो गई तब वो इसे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। और वैसे भी वफा अब भी इसकी बीवी थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी बीवी का नाम टीवी चैनल और अखबार की सुर्खियों का हिस्सा बने। बिना किसी की तरफ निगाह गलत डाले वो कटहरे में खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। दानैन बार बार नफरत भरी निगाह कभी मरियम तो कभी वफा पर डालती। नजरों से ही आग बरसाते हुए वो शायद इन दोनों को निगाहों से भस्म कर देने की ख्वाहिश रखती थी। वफा के साथ सिर्फ इसकी माँ थी जो एक तरफ खामोशी से बैठी थी, मन ही मन में विरदे इलाही कर रही थी। दिल अदालत के इस कमरे में सूखे पत्ते की तरह लरज रहा था। दूसरी तरफ पूरा रायज़ादा खानदान था, जिनमें से तकरीबन सबकी नजरों में इसके लिए गुस्सा और नफरत के तासुरात भरे थे। सब कुछ सेट करके अल्तमिश जैसे ही अदालत के कमरे में दाखिल हुआ, सबसे पहली नजर काली चादर में सर झुकाए कटहरे में खड़ी वफा पर गई। उजड़ी वीरान वही हालत जिसमें वो इसे पहली बार मिला था। अफसोस की कितनी ही लहरें इसके वजूद में सरायत कर गईं। काश जो कुछ भी हुआ इसके बारे में आप मुझसे एक बार बात कर लेती, मगर शायद हमारे 2-3 दिनों के रिश्ते में एतबार नाम की कोई शय न थी। इसी वजह से शोहर होकर भी मैं अब तक गैरों की तरह हर मामले से अनजान हूँ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए किया गया, हाशिम ने भी इसे कुछ नहीं बताया था। इसे इंतजार की सूली पर लटका कर मामले की तह तक जाने का बोलकर वे दोबारा गायब हो गया था। सुबह स्टेशन में ही इससे मुलाकात हो पाई। जज के आने का जैसे ही ऐलान हुआ, वैसे ही हर तरफ मौत सी खामोशी छा गई। मरियम का दिल उछल के हलक में आ गया, जबकि दानैन के चेहरे की मुस्कुराहट इनका रहा सहा सुकून गारत कर गई। जज के एहतराम में सारी अदालत खड़ी हुई और वकीलों ने मुअद्दब अंदाज में झुककर सलाम किया। जैसे ही जज अपनी मखसूस निशिस्त पर विराजमान हुआ, बाकी सब भी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। चश्मा आंखों पर चढ़ाकर जज ने 5 से 10 मिनट के दरमियान अपने सामने रखी फाइल को खोलकर इस पर नजरें जमाए रखी। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। कुछ तवक्कुफ के बाद खामोश कमरे में जज की आवाज गूंजी तो खौफ की कई लहरें मरियम के वजूद में सरायत कर गईं। दानैन का वकील खड़ा हुआ, पीछे मुड़कर एक नजर दानैन की तरफ मायने खेज नजरों से देखा। दानैन ने भी आंखों ही आंखों में इसे कोई इशारा किया, जबकि इनकी ये इशाराबाजी किसी और ने नोट की हो या ना की हो, मगर अल्तमिश ने बखूबी नोट कर ली। इनके इस अमल पर हैरानी भी हुई, मगर ये वक्त सवाल और जवाब का नहीं था।
जनाब आली, आपके सामने इस वक्त जिस केस की फाइल रखी गई है, यकीनन आपने इस केस की अहम सुर्खियों से ये अंदाजा लगा लिया होगा कि ये अदालत आज आखिरकार किस फैसले के मुतालबे की खातिर मुजतमा हुई है। जज साहब, ये केस बहुत सीधा और साफ है। कटहरे में खड़ी ये मासूम नजर आने वाली लड़की वफा सफदर खान दर हकीकत अपने अंदर घिनौना रूप छुपाए खड़ी है। इसने वफा के नाम के आगे से अल्तमिश का नाम हटा दिया था और ये सब भी दानैन के हुक्मों में से एक था ताकि रायज़ादा खानदान का नाम बदनाम ना हो। जनाब अली, मासूम सी नजर आने वाली ये हसीना दर हकीकत एक बदचलन लड़की है। लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फांसना इनका पसंदीदा मशगला है। अपनी बेटी पर लगी तोहमत पर जहां मरियम सदमे में आ गई, वहां अल्तमिश का भी खून खोल गया। गुस्सा तो हाशिम को भी बहुत आया, मगर ये अदालत थी जहां हर इंसान अपने फर्ज और ओहदे के बाइस बेबस था। एक नजर अपने वकील की जानिब देख इस तोहमत को रद्द कर देने का इशारा किया, जिस पर वकील ने इसे कुछ देर सब्र रखने का बोलकर मुंह दोबारा जज की तरफ कर लिया। लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने का शौक इनके दिमाग पर इस कदर हावी हो गया कि शादी हो जाने के बाद भी इन्होंने अपने गंदे कामों को खैरबाद नहीं किया, बल्कि जारी रखा। शादी के तीसरे दिन अल्तमिश रायज़ादा को नींद की गोलियां खिलाकर ये इनके छोटे भाई को लेकर रातों रात रोशन विला से फरार हो गई। पहले तो हादी रायज़ादा इनकी मोहब्बत में पागल होकर इनके साथ चल दिए, मगर फिर इनको एहसास हुआ कि वो ये सब करके अपने भाई के साथ धोखा कर रहे हैं। तब उन्होंने इन मोहतरमा से वापस चलकर सबसे माफी मांगकर जिंदगी की नई शुरुआत करने का मशवरा दिया, जो कि इन्हें बिल्कुल भी पसंद ना आया। लड़ाई हुई और वो लड़ाई बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ गई कि इन्होंने हादी रायज़ादा की जान ले ली। राय के बराबर सच के साथ पहाड़ जितना बेबुनियाद इल्जामात लगाते हुए इस वकील का दिल एक बार ना लर्जा। ये शायद इसका रोजमर्रा का पेशा था, या रायज़ादा की तरफ से मिली हुई रकम ने ज़मीर की आवाज़ दबा दी थी। मरियम का वजूद इन इल्जामात पर पल पल बेजान होता जा रहा था। अल्तमिश ने जब्त से मुठ्ठियां भींचकर दानैन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट बिखरी थी। ये जरूर इसका ही कारनामा था, वरना इसने तो वकील से सच बेनकाब करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। आई ऑब्जेक्ट माई लॉर्ड, मेरे काबिल दोस्त मेरे मोक्कल पर बिना किसी सबूत के बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। मरियम के वकील ने यकदम खड़े होकर बोला तो एक पल के लिए दानैन का वकील गड़बड़ाया, मगर फिर पूरे एतमादी से गोया हुआ। माई लॉर्ड, वकील सफाई मेरी कार्रवाई में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रोल, आपको अपनी मोक्कल की सफाई का मौका दिया जाएगा। जज साहब के ऑर्डर पर वो खामोशी से बैठ गया। अजब बेबसी की कैफियत माहौल में फैल गई। माई लॉर्ड, एक बच्ची जब स्कूल से कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी में कदम रखती है तो इसे इसके माँ बाप से ज्यादा इसके दोस्त जानते हैं, क्योंकि जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही नौजवान नस्ल में कुछ ऐसी ख्वाहिशात और जज्बात बेदार होते हैं जिनका जिक्र वो चाहकर भी अपने माँ बाप से नहीं कर सकते। कुछ ऐसा ही हाल इन मुहतरमा का भी था। लोग सोशल एक्टिविटी और खेलों में हिस्सा लेते हैं, मगर वफा सफदर खान की जिंदगी में खेलने का सबसे बेहतरीन आला दिल था। इश्क, प्यार, मोहब्बत, ये वो जाल थे जिसके जरिए ये मासूम लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फांसती थी। और जैसा कि वकील सफाई को इन इल्जामात के बेबुनियाद होने पर एतराजात हैं, तो मैं अपनी इन सब बातों को साबित करने के लिए कुछ ऐसे गवाह आपके सामने रखना चाहूंगा जिनकी गवाही पूरी तरह से ये साबित कर देगी कि वफा सफदर हयात एक बदचलन लड़की है। दानैन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट गहरी हो गई। मरियम और अल्तमिश के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरे, जबकि वफा और हाशिम बेतासुर चेहरा लिए खड़े थे। शायद वो दोनों ही इस हकीकत से आशना थे कि रायज़ादा फैमिली केस जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर दानैन के मुकर्रर करदा वकील ने वफा की यूनिवर्सिटी के इन लड़के लड़कियों को बुलाना शुरू कर दिया, जो वफा को हर रोज दलील करना अपना फर्ज समझते थे। आज वो इसके खिलाफ अदालत में झूठी गवाही देने भी चले आए थे। अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि ये सब खरीदे हुए हैं। 8 से 10 स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ गवाही दी। इनमें से कोई अपने बयान में वफा का कई लड़कों से अफेयर का दावेदार था, तो कोई इन अफेयर का गवाह। किसी ने वफा को मशकूक हरकतें करते देखा था, तो किसी ने वफा को किसी होटल में लड़कों के साथ गलत हालत में। मरियम के जिस्म से मानो जान निकाल ली गई हो। कुदरत की इस कदर ना इंसाफी पर वो सख्ते की हालत में आ गई। भला इनकी बेटी ऐसी कब थी? वो तो मासूम थी, पाक दामन थी। इन सब के बयानात सुनकर जज ने कलम उठा लिया। शायद वो भी वफा को बदचलन समझते हुए अब अपना फैसला सुनाने का इरादा रखते थे, मगर इससे पहले एक मौका मुजरिम के वकील को इसकी सफाई देने का भी दिया जाता है। दानैन के वकील ने दानैन की तरफ दाद तलब नजरों से देखा, जिस पर इसने असबात में सर हिलाकर शाबाशी दे डाली। अल्तमिश ने शिकवा कना नजरों से दानैन की तरफ देखा। वो चाहता था मुजरिम को सजा मिले, मगर इसका मतलब ये तो ना था कि वो इसकी इज्जत को यूं सरेआम बेइज्जत कर डालें। आपको अपने मोक्कल की सफाई में कुछ कहना है? जज का अंदाज रस्मन था।
जैसे फैसला तो वो पहले ही कर चुके हैं, बस अब इसको सफाई देने का मौका देकर फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जी हाँ जज साहब, मुझे भी अपने मोकल की सफाई देनी है। मेरे काबिल दोस्त ने जी भरकर एक मासूम लड़की पर झूठे बहतानों की बरसात कर डाली, जबकि हकीकत इन सारे इल्जामात से अलग है। जनाब अली, जो बहतान मेरी मोकल पर लगाए गए, दर हकीकत ये सारे कारनामे हादी रायजादा के थे। मैं ज्यादा सफाइयां नहीं दूंगा और ना ही गवाह बुलाकर अदालत का वक्त बर्बाद करूंगा, बल्कि एक ऐसा सबूत इस अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा जिससे ये केस बिल्कुल साफ हो जाएगा। वो सच जो आज तक पूरी दुनिया खुद रायजादा खानदान की नजरों से छुपा था, वो आज पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। रायजादा खानदान भी सच और झूठ में फर्क कर पाएगा, अदालत को भी सही फैसला करने में मदद मिलेगी और शायद आज इन तमाम लड़कियों को भी इंसाफ की उम्मीद हो जाएगी जो आज तक रायजादा खानदान की पावर के सामने बोलने की हिम्मत मजतमा ना कर पाई। जज साहब, वकील सफाई सिर्फ अदालत का वक्त जाया करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं है और ना ही कुछ होने वाला है। दनैन का वकील एक बार फिर उठ खड़ा हुआ। जज साहब, मेरे काबिल दोस्त मेरी कार्रवाई में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररोल। जज साहब के सख्त लहजे पर वो खामोशी से बैठ गया। एक बार फिर पूरी अदालत में कुछ लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जज साहब, मैं अदालत में एक वीडियो प्ले करने की इजाजत चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। कुछ ही देर में एक बड़ी एलसीडी लाई गई। वकील ने टेबल से एक एलसीडी उठाकर प्ले करने के लिए दी। सीडी प्ले की गई और वो मंजर सबके सामने चलने लगा जहां वफा और हादी एक दूसरे के सामने थे, जहां हादी रायजादा बड़े फख्र से अपना जुर्म कबूल कर रहा था और वफा भी अपने दिल में दबी नफरत का इजहार बखूबी कर रही थी। इसे हादी के सामने देख अल्तमिश के कानों में वफा का एक जुमला गूंजा, मैं आपसे प्यार नहीं करती। जब्त से आंखें मीच कर वो दोबारा स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे जैसे वो सीढ़ी चल रही थी वैसे वैसे सबके रंग उड़ रहे थे, यहाँ तक कि हादी के मुंह से इकरार जुर्म सुनकर इस बार अल्तमिश के पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसा घिनौना रूप था इसके भाई का जिससे आज तक वो सभी लोग अनजान थे। बाकी रईसजादा खानदान के लोगों का हैरानी का आलम भी इससे कुछ कम न था, मगर सिर्फ दानैन थी जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वफा ने भी हैरत से एलसीडी की तरफ देखा। ये सब कैसे, कब और किसने रिकॉर्ड कर लिया? जरूर ये सब हाशिम ने रिकॉर्ड किया होगा, इस वक्त तो वही वहां पर मौजूद था। जज साहब का भी उठा कलम कुछ पल के लिए नीचे गिर गया। दानैन के वकील को हालात इस तरह बदलने की जरा भी तवक्का न थी, तो वो तो इस केस को सीधा साधा केस समझ रहा था, लेकिन हालात इस तरह पलटी खाएंगे ये तो किसी ने भी ना सोचा था। फातिमा ने भी हैरत से दानैन की तरफ देखा कि क्या एक माँ अपने बेटे के करतूतों से अनजान हो सकती है। इसके दिमाग में पहला सवाल यही उभरा और दिल ने जवाब दिया, यकीनन नहीं। कुछ पल के लिए अदालत के कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। दानैन के वकील ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी, वो उठा। माय लॉर्ड, इस वीडियो को एडिट किया गया है इस लड़की को बेकसूर साबित करने के लिए। जैसे इस वीडियो में दिखाया गया है, इसके मुताबिक हादी रायजादा कातिल और जानी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि हादी रायजादा एक शरीफ खानदान से ताल्लुक रखता है जिसका लड़कियों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। वो किसी की लड़की के साथ ज्यादती तो बहुत दूर की बात, बदतमीजी भी नहीं करता था, और यहाँ तो वो खुद अपने मुंह से बोल रहा है कि इसने ये सब कत्ल किए हैं। माय लॉर्ड, ये वीडियो जरूर फेक है। दानैन के वकील की बात ने एक बार फिर सारी अदालत को कशमकश में डाल दिया, मगर तभी हाशिम के वकील ने उठकर एक फाइल जज के सामने पेश की। जज साहब, ये रिपोर्ट है इस वीडियो के ओरिजिनल होने की। इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है कि इस वीडियो के साथ जरा भी छेड़छाड़ नहीं की गई। जज साहब ने ऐनक लगाकर बहुत बारीकी से इस फाइल को पढ़ा, जिसमें यह वाज़िह तौर पर साबित हो रहा था कि ये वीडियो ओरिजिनल है। दानैन के वकील की ये दलील रद्द हो गई तो वो तिलमिलाया। जज साहब, ठीक है, एक पल के लिए अगर हम ये मान लें कि हादी रायजादा गुनाहगार है, तब भी ये साबित होता है कि हादी रायजादा का खून इसी लड़की ने किया है। कुछ देर पहले प्ले की गई इसी वीडियो क्लिप में ये मोहतरमा खुद अपने मुंह से कबूल कर चुकी हैं कि खून इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ किया है। मेरी बेटी ने झूठ बोला था। मरियम झट अपनी जगह से खड़ी हो गई। सारी अदालत ने बैक वक्त इसकी तरफ देखा। आपको जो कुछ भी कहना है कटहरे में आकर कहें। जज साहब के हुक्म पर कपकपाती टांगों से उठकर कटहरे की तरफ बढ़ी। जज साहब, आज से 3 दिन पहले दानैन रायजादा हमारे घर आई थी और इसने मेरी बेटी को धमकी दी कि अगर वो हादी रायजादा के कत्ल का इल्जाम अपने सर नहीं लेगी तो वो इस इल्जाम को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अल्तमिश ने हैरत से दानैन की तरफ देखा। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, मिस दानैन ने 3 दिन पहले इनके घर आकर मिस वफा को धमकी दी थी, जिसके बाद उसने ये जुर्म कबूल किया। आपको कोई सवाल करना है इनसे? इसने दानैन के वकील की तरफ इशारा किया, जिसने नहूसत से नफी में सर हिलाया। अभी जो मरियम खान ने बोला इसके बारे में इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और वैसे भी जिस तरह केस का पूरी तरह रुख बदल चुका था, इसके बाद इस केस से इसका दिल उचाट हो चुका था। ठीक है मरियम सफ्तर खान, आप जा सकती हैं।
जज साहब, अब मैं दनान रायजादा को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। इसने दोबारा अपनी कार्रवाई शुरू की। जज साहब के इजाजत देने पर इसने दनान की तरफ देखा, जो गुस्से से लाल पीली हो रही थी। कटहरे में खड़ी हुई इस मगरूर औरत की तरफ वकील ने एक नजर देखा। हाशिम ने भी एक बेजार नजर इसकी तरफ डाली। तो मिस दनैना, अभी अभी जो वीडियो क्लिप चली जहां आपका बेटा अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि उसने कई लड़कियों को ज्यादती का निशाना बनाया और अपने खिलाफ आवाज उठाने वालियों की आवाज हमेशा के लिए दबा कर खत्म कर दी, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहती हैं? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि इस लड़की को सजा मिले और मेरे बेटे ने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। लड़कियां अपनी मर्जी से इसके पास आती थी। कत्ल तो वो किसी का कर ही नहीं सकता। मेरा बेटा बहुत मासूम था। अगर जवानी के दिनों में इसने कुछ गलती कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गुनाहगार है। तो मिस नैन रायजादा, आपके मुताबिक ज्यादती करने वाला आपका बेटा मासूम था। जितनी लड़कियों को इसने जलाकर कत्ल कर डाला वो सब बेगैरत हैं, बेशर्म थी और फकत आपका बेटा मासूम था। जज ने भी हैरत से इस औरत की तरफ देखा जो किसी औरत के साथ ज्यादती को सीरियस ही नहीं ले रही थी। एक मिनट जज साहब, दनैन का वकील एक बार फिर उठा। जज साहब, इस वीडियो में वफात सफ्दर खान ये भी कह रही हैं कि इन्होंने पाइनएप्पल में जहर मिलाकर हादी रायजादा को खिला दिया, जिससे ये साफ वाज़ेह होता है कि कत्ल इन्होंने ही किया है। दनैन के वकील ने ऐसा यक्का फेंका था जिससे केस दोबारा वहीं पर आ खड़ा हुआ था। अब तक की सारी मेहनत बेकार लग रही थी, लेकिन हाशिम के वकील के चेहरे पर अभी भी इत्मीनान बरकरार था। जज साहब, मैं अभी इस बात की तरफ आ रहा था। वफा जी को लगता है कि इन्होंने हादी रायजादा को मारा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हादी रायजादा की मौत इत्तफाकी तौर पर हुई। हाँ, शायद इनका इरादा हादी को मारने का ही था, मगर इनकी ये सोच मुकम्मल नहीं हुई और हादी रायजादा की इत्तफाकी तौर पर मौत हो गई। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं फोरेंसिक एक्सपर्ट हारून अब्बासी को बुलाने की इजाजत चाहूंगा, जिन्होंने हादी रायजादा का पोस्टमार्टम किया था। कुछ देर में जब हारून अब्बासी कटहरे में आ खड़े हुए तो इनसे हादी रायजादा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुतालिक सवालात किए गए। जज साहब, वकील साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हादी रायजादा की मौत करंट और आग लगने की वजह से हुई। जब इनकी बॉडी मेरे पास पोस्टमार्टम के लिए लाई गई तो मैंने इनका स्टमक बहुत अच्छे तरीके से चेक किया। इनके पेट में किसी किस्म के जहर के ट्रेसेस बिल्कुल भी नहीं मिले। शायद वफात सफदर खान ने इनको मारने का इरादा किया होगा, मगर इन्होंने जो केमिकल इन्हें जहर समझ के दिया वो असल में जहर था ही नहीं, बल्कि एक ऐसा केमिकल था जिससे इंसान के पेट में शदीद किस्म का दर्द उठता है और इसी शदीद दर्द की वजह से इंसान बेहोश हो जाता है। मगर चंद घंटों में ही इस केमिकल के असरात खत्म हो जाते हैं और वह इंसान वापस ठीक हो जाता है। डॉक्टर के इंकशाफ पर कुछ पल के लिए वफा भी हैरान रह गई। अगर आग ना लगती तो क्या वाकई हादी रायजादा ठीक हो जाता और इसे मारने का प्लान नाकामयाब हो जाता? सोचकर ही इसे झुरझुरी आ गई। हाशिम डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराया। इसने डॉक्टर को पहले ही सारी सिचुएशन बता दी थी। खिदमत खल्क के लिए और इतनी लड़कियों को इंसाफ दिलवाने के लिए उन्होंने ये झूठ बोला था। हालांकि हादी रायजादा के स्टमक में वाकई कुछ नहीं मिला था, क्योंकि हादी के पेट में कुछ बचा ही नहीं था। बाकी वजूद तो फिर भी कम चला था, मगर पेट और मैदे का हिस्सा इस हद तक जल चुके थे कि वहां से कुछ भी पता कर पाना नामुमकिन था। इस सारे प्लान में सिर्फ हाशिम ही जानता था कि इसने बहुत सोच समझकर तार को हादी रायजादा के पेट पर गिराया था, ताकि जब फोरेंसिक जांच हो तो किसी को भी कुछ पता ना चल पाए और इससे आगे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस ना हुई। जज साहब अपने फैसले पर पहुंच गए। वफा को हादी रायजादा के कत्ल की साजिश रचाने का इरादा रखने के लिए 3 महीने की सजा सुनाई गई, मगर हाशिम ने इसकी जमानत का इंतजाम पहले ही कर रखा था। इसने अदालत में जमानत के पेपर जज साहब के सामने रखे, जिस पर उन्होंने 1.5 लाख जुर्माना जमा करवा कर वफा को बरी कर दिया। वो हैरान थी, ये क्या हो गया, सब कैसे हो गया, कैसे सब कुछ इनके हक में होता चला गया। रायजादा के पास इतनी पावर होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सके। उन्होंने तो शायद इस तरह केस जीत जाने की कभी उम्मीद भी नहीं की थी, मगर शायद वर्षों बाद इस बार किस्मत इन सब पर मेहरबान थी। इस बार इनका कसूर था, मगर इसके बावजूद वो रिहा हो गई। हाशिम ने एक नजर हैरान परेशान वफा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर खुशी कम और हैरानी ज्यादा थी। जिस अदालत से इसकी बहन को बेकसूर होने के बावजूद इंसाफ नहीं मिला, इसी अदालत ने इसकी दूसरी बहन को कसूरवार होने के बावजूद इंसाफ दे दिया। ये सब किस्मत का ही खेल था और कुछ अपनी प्लानिंग। हाशिम ने ऐन वक्त पर अपना दिमाग इस्तेमाल किया, जिसके बायस वो वफा को इस चंगुल से निकाल पाया। आज वो अपनी बहन के सामने सुरखरू था। एक बहन के मुजरिम को इसके अंजाम तक पहुंचा दिया और दूसरी बहन को इस बदले की भेंट चढ़ने से भी बचा लिया था। अतम्श अभी भी वहीं बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो गया। अदालत ने फैसला सुना दिया था। हादी की सच्चाई सबको मालूम पड़ गई थी। आज इसे अफसोस हो रहा था।
اتنا بڑا بزنس مین ہونے کے باوجود وہ اپنے گھر میں چل رہی زندگی کو نہیں سمجھ پایا، اپنے بھائیوں کے کرتوتوں کو نہیں جان سکا۔ کیا فائدہ اس کے اتنے بڑے بزنس مین ہونے کا؟ آج وہ شاید سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اس کے اپنے بھائی نے وفا کی بہن کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد اسے قتل کر دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے سامنے کس منہ سے جائے، کس منہ سے وہ مریم کا سامنا کرے۔ ایک نظر اس نے بھی حیران پریشان سی وفا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموشی سے کھڑی تھی۔ مریم نے شاید اسے گھر لے جانے کے لیے اس کا بازو تھاما تھا، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھ کر وفا کو اس کی آزادی پر مبارک دے سکے۔ دانین ابھی بھی عدالت کے فیصلے پر چیخ رہی تھی۔ رائے زادہ فیملی کی عورتیں اسے پکڑ پکڑ کر شانت کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر اس کے سر پر شاید کوئی جنون سوار تھا۔ میڈیا ان سب کی تصاویر بنا رہا تھا۔ مریم نے ایک شکر گزار نظر آسماں کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ ہاشم نے ان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی تو مریم نے اس بات میں سر ہلایا، نہ جانے یہ انسان کون تھا، مگر اس کی وجہ سے آج اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے یہ سارے ثبوت کہاں سے جمع کیے تھے؟ اپنا وکیل کیا تھا اور اس کی بیٹی کو بے قصور ثابت کرنے کا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ زندگی میں شاید یہ پہلا انسان تھا جس کا احسان مریم خاں کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ پرسکون ہو کر ہاشم بھی آج اپنے گھر مسکراتے ہوئے گیا تھا۔ پہلے جب بھی وہ گھر جاتا تھا اس کی بہن کی تصویریں روتے ہوئے اس سے انصاف کی پکار لگاتی تھیں، اور آج انصاف ہو گیا تھا۔ آج یقینا وہ تصویریں مسکرا رہی ہوں گی۔ روشن والا میں ویسے تو پہلے بھی سناٹا چھایا رہتا تھا، لیکن آج تو موت سی خاموشی چھائی تھی۔ ہر کسی کی زبان پر قفل تھا۔ ہادی نے رائے زادہ خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا تھا۔ عدالت سے آنے کے بعد دانین ابھی تک چیخ رہی تھی، مگر اب کسی کو اس پر نہ ترس آ رہا تھا اور نہ ہی کوئی اس کی چیخ و پکار پر کان دھر رہا تھا۔ سبھی لوگوں کے سامنے ہادی کی سچائی آشکار ہو چکی تھی۔ پھوپھو مجھے بس ایک بات بتائیں، کیا آپ کو ہادی کے ان سب افیئرز کے بارے میں معلوم تھا؟ آخر کار التمش کا ضبط جواب دے گیا۔ عدالت سے آنے کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو اس کے منا سے ادا ہوا تھا۔ تم سب لوگ ہادی کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ اس کے کتنے افیئرز تھے؟ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ آج کے مقدمے میں ہونے والے فیصلے کو رد کروا کر تم ہائی کورٹ میں دوبارہ کیس فائل کرو۔ دانین کی کنڈی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ اس نے جتنی لڑکیوں کا قتل کیا اس میں سے ایک کی خبر بھی آپ کو نہیں تھی؟ بنا اس کی چیخ و پکار پر کان دھرے اس نے دوبارہ سوال کیا۔ اپنی باتوں کو نظر انداز ہوتا دیکھ دانین کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ التمش ایک ماں کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے اس کا بیٹا کب کیا کر رہا ہے، اور جس طرح یہ عدالت میں ساری سچائی جاننے کے بعد بھی ہادی کے لیے چیخ رہی تھی، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کو ہادی کی ساری کرتوتوں کے بارے میں معلوم تھا۔ فاطمہ کا بھی دماغ گھوم گیا۔ تو کیا ہو گیا جو میرے بیٹے نے 2-4 افیئرز چلا لیے؟ سارا جہاں افیئرز چلاتا ہے، اور وہ تو رائے زادہ خاندان کا وارث تھا۔ لڑکیاں خود چل کر اس کے پاس آتی تھیں۔ ان کی باتوں پر مائرہ اور مائزہ گھبرا کر اپنے ماں کے قریب ہو گئیں۔ ایک بات بولوں دانین، بہت اچھا کیا۔ خدا نے جو تمہیں بیٹی جیسی نعمت سے محروم رکھا، ورنہ تم جیسی عورت جو خود عورت ہونے کے باوجود عورت کی عزت کو نہیں سمجھتی، وہ ایک بیٹی کی پرورش کے قابل نہیں ہوتی۔ بلاش با، یہ ایک بہت بڑا طعنہ تھا، مگر دانین پر اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ مجھے اس لڑکی کو جیل بھجوانا ہے۔ وہ 2 ٹکے کی لڑکی اور اس کی ماں میرے بیٹے کو مار کر اس طرح کھلے عام نہیں گھوم سکتی۔ وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ اٹھی۔ بس التمش کی ایک دہاڑ پر پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ میں کب سے آپ کی یہ بلا وجہ کی چیخ و پکار برداشت کر رہا ہوں۔ اگر ہم چپ ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو غصہ نہیں آ رہا۔ ہمیں آپ سے زیادہ غصہ آ رہا ہے، مگر وفا اور اس کی ماں پر نہیں، بلکہ ہادی پر۔ آج تک رائے زادہ خاندان کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ ہمارے بڑوں نے کتنی محنت سے یہ عزت کمائی تھی۔ رائے زادہ خاندان کے ایک بول سے سرکار بن اور بگڑ جاتی تھی۔ کسی کام کے لیے ہم ایک بار اپنے منہ سے لفظ نکال دیتے تھے، بلا کسی غرض کے وہ کام کرنے کے لیے لوگ دل و جان سے جٹ جاتے تھے، مگر برسوں کی بنائی یہ عزت آپ کے بیٹے نے 1 منٹ کے اندر اندر مٹی میں ملا دی۔ آپ کا بیٹا مطلب وہ اس رائے زادہ خاندان کا بھی بیٹا تھا۔ وہ تم سب کا بھائی ہے۔ غلط، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں۔ پھوپھو،
مگر ایک قاتل زانی کو ہم میں سے کوئی اپنا بھائی تصور نہیں کر سکتا. جو لوگ ہمارا نام سن کر آنکھوں میں عزت لیے احترام سے کھڑے ہو جاتے تھے، آج وہی لوگ ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھ رہے ہیں. میڈیا ٹی وی چینل پر رائے زادہ خاندان کا نام اچھال رہی ہیں، جو نام کل تک عزت سے پکارا جاتا تھا، آج اس نام کو درندوں کی لسٹ میں لا کھڑا کیا ہے. اور یہ سب آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. جس دن اس نے پہلی بار کسی لڑکی سے بدتمیزی کی، آپ کو اسی دن ہادی کو سزا دینی چاہیے تھی، اسے غلط عمل سے روکنا چاہیے تھا. مگر آپ نے نہ صرف اس کی حوصلہ افزائی کی بلکہ اس کے تمام کرتوتوں کو سارے خاندان سے چھپا کر رکھا. جن 2 ٹکے کی ماں بیٹی کی آپ بات کر رہی ہیں، آج رائے زادہ خاندان ان دونوں کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں رہا. وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا. پورے حال میں سناٹے پھیل گئے تھے. کچھ توقف کے بعد وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا کہ میں التمش رائے زادہ آج یہ اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد روشن ولا کا کوئی بھی فرد ہادی کا نام اپنی زبان سے ادا نہیں کرے گا. ایک کیریکٹر لیس اور قاتل رائے زادہ خاندان میں سے نہیں ہو سکتا. التمش کے فیصلے سے سبھی لوگ متفق تھے، مگر دانین کو پتنگے لگ گئے. جیسے ہی التمش وہاں سے گیا، سبھی لوگ اسی کے پیچھے پیچھے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے. پورا حال خالی ہو گیا اور دانین وہاں اکیلی چیختی رہ گئی. یہاں تک کہ نوکروں نے بھی اس کی چیخ و پکار کو سننا ضروری نہ سمجھا. آج عدالت کے فیصلے کو ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے. دانین کی حالت پاگلوں جیسی ہو گئی تھی. سب اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کی سننے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی. اس کی بس ایک ہی منطق تھی، اس کا بیٹا معصوم ہے اور وفا کو سزا ہونی چاہیے. اب تنگ آ کر سب نے اس کی باتوں پر کان دھرنا بند کر دیا تھا. فاطمہ نے اشاروں سے التمش کو کئی بار وفا کو واپس لانے کا بولا تھا، لیکن وہ چپ سادھے بیٹھا تھا. مگر آج اس کا صبر بھی جواب دے گیا تھا. عدالت میں وہ یہ جان گیا تھا کہ وفا بے قصور ہے، مگر بعد میں جب ہادی کے کیس کو کھولا گیا، جن جن لڑکیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی اور جن کو جلا کر مار دیا گیا، ان میں سے ایک وفا کی بہن بھی تھی. ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ بات بھی اس پر آشکار ہو گئی تھی. قصور سارا اس کے بھائی کا ہے. اس بات پر وہ نادم تھا. آج وہ پورے نقصق سے تیار ہوا تھا. بلیک تھری پیس سوٹ پہنا، امپورڈ پرفیوم لگایا، سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت بکے بنوایا، بالوں کو اچھے طریقے سے سیٹ کیا. کئی بار اپنی تیاری کو آئینے میں دیکھا، لیکن پھر بھی ہر بار کمی ہی لگ رہی تھی. فاطمہ، ارشد، مائرہ، مائزہ سب لوگ اکٹھے ہو کر آج مریم کے پاس جا رہے تھے تاکہ وفا کو واپس روشن والا لا سکیں. لیکن ان سب سے پہلے التمش وفا کے پاس جا رہا تھا. اگر وفا کو اس سے کوئی شکوہ، شکایت یا ناراضگی ہے تو وہ اسے دور کر سکے، تاکہ جب اس کی فیملی وفا کو لے جانے کی بات کرے، وفا تو انکار نہ کرے. السلام علیکم آنٹی وفا کے گھر آ کر وہ سیدھا ڈرائنگ روم میں چلا آیا. مریم اسے یہاں دیکھ حیران ہوئی. کتنی چاہ سے انہوں نے اس انسان کو اپنی بیٹی کا ہمسفر چنا تھا. کاش وہ اسے طلاق نہ دیتا. وفا اسے چاہنے لگی تھی. یہ بات مریم پر اسی دن آشکار ہو گئی تھی جس دن وہ ہادی رائے زادہ کا قتل کر کے آئی تھی. اس وقت اسے کسی کی جان لینے کا یا اپنی زندگی برباد ہونے کا دکھ نہیں تھا. اگر اس کی آنکھوں میں کسی چیز کا درد تھا تو وہ بس التمش کا اسے خود سے جدا کر دینا تھا. آؤ بیٹا بیٹھو، پھیکا سا مسکرا کر مریم نے آداب میزبانی نبھائی. جی آنٹی، ہلکا سا مسکرا کر وہ صوفے پر براجمان ہو گیا. ہاتھوں میں پکڑا سرخ گلابوں کا بوکے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا. کچھ لاؤں آپ کے لیے؟ مریم کے کھڑے کھڑے سوال کرنے پر وہ حیران ہوا. نہیں آنٹی، کچھ نہیں، بس میں وفا سے ملنا چاہتا ہوں. وہ ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا. 2 ہفتوں سے اس کی بیوی یہاں تھی. ان 2 ہفتوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا. وفا بھی نہ جانے اس کے بارے میں کیا کیا غلط فہمی پالے بیٹھی تھی جو ایک بار بھی فون نہیں کیا. خیر، آج وہ ان دونوں کے درمیان موجود ہر غلط فہمی کو مٹا دینے کا ارادہ رکھتا تھا. اسی لیے بنا ٹائم ضائع کیے سیدھا مدعے کی بات پر آیا. مگر مریم کا مارے حیرت کے منہ کھل گیا. آپ اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی. ان کے دکھ بھرے روکھے پھیکے جواب پر وہ مزید حیران ہوا. کیا ہوا آنٹی، وفا کسی سے کیوں نہیں مل سکتی؟ سب ٹھیک تو ہے؟ اسے وفا کی فکر لاحق ہونے لگی. ہاں وہ ٹھیک ہے، مگر وہ فی الحال عدت میں ہے. عدت کے نام سے ہی التمش کو زبردست شاک لگا. واٹ کیسی عدت؟ کس بات کی عدت؟ مریم نے ایک نظر اس کے حیران پریشان چہرے کی طرف دیکھا جس کے تاثرات سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شاید وہ سارے معاملے سے ہی انجان تھا.
کیا یہ بھی ہادی رائے زادہ کی طرح ہی ڈرامے کر رہا ہے؟ من ہی من اسے التمش بھی ہادی کی فطرت میں سے لگا۔ آپ نے جو اسے طلاق دی تھی، اسی بات کی عدت کاٹ رہی ہے میری بیٹی کورٹ میں جانے کی مجبوری تھی، ورنہ وہ تو تب بھی عدت میں تھی۔ مریم کے لہجے میں کڑواہٹ درائی۔ واٹ طلاق، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں وفا کو طلاق کیوں دوں گا؟ یہ سب آپ سے کس نے کہہ دیا؟ التمش کے سر پر مانو بم پھوٹ گیا ہو۔ حیرت تو مریم کو بھی ہوئی تھی، مگر اسی وقت وہاں ہاشم آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ہاشم کو وفا کے گھر اس وقت دیکھ التمش کو دوبارہ حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم اس وقت یہاں کیسے؟ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج تم وفا بہن کو واپس روشن والا لے جانے آئے ہو۔ ہاں، میں وفا کو لینے آیا ہوں، مگر مریم آنٹی بول رہی ہیں کہ میں نے وفا کو طلاق دے دی ہے۔ التمش کے اوسان خطا ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر ان سب کو اس طرح کی غلط فہمی کیوں کر ہوئی۔ اس میں آنٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ التمش، وفا کو بھی یہی لگتا ہے کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے، مگر کیوں وہ جھنجھلا اٹھا؟ کیونکہ ہادی رائے زادہ نے اس سے ایسا بولا تھا۔ کیا بولا تھا؟ وہ چوکنا ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ مریم کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فیک کال آنے کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کے بعد وفا سے بولا کہ تم نے اسے طلاق دے دی ہے اور وفا کو ڈھونڈنے کے لیے پولیس فورس ان کے پیچھے لگا دی ہے۔ واٹ، مگر ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ پھر جھنجھلایا۔ ہاں، ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن ہادی نے ان سے یہ سب اس لیے بولا تھا کہ وفا اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے۔ مطلب التمش نے میری بیٹی کو طلاق نہیں دی۔ مریم پر جوش انداز میں آگے بڑھی۔ التمش نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ ابھی اور کتنا کچھ جاننا باقی تھا۔ میری بیٹی طلاق یافتہ نہیں ہے۔ مارے خوشی کے وہ رو پڑیں۔ آنٹی، میں وفا سے مل سکتا ہوں؟ وہ یکدم مریم کی طرف مڑا۔ ہاں ہاں، مل سکتے ہو مارے خوشی کے۔ ان کی آواز کپ کپا گئی۔ اجازت ملتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھا، مگر چند قدموں پر ہی یکدم رک گیا، جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر اسی تیزی سے مڑا اور ٹیبل پر رکھے پھولوں کے بکے کو اٹھایا اور دوبارہ تیزی سے وفا کے روم کی طرف بڑھا۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ آنسو بہاتی مریم کو اس نے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس تھمایا، جسے چند گھونٹ پی کر اس نے دوبارہ میز پر رکھ دیا۔ تمہیں معلوم تھا کہ وفا کو التمش نے طلاق نہیں دی ہے؟ ہم وہ بس اتنا ہی بول پایا، پھر بتایا۔ کیوں نہیں؟ مریم کو حیرانی ہوئی، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ التمش خود وفا کو لینے آئے اور آپ کو اپنے منع سے بتائے کہ وفا اس کی بیوی ہے اور اس نے وفا کو طلاق نہیں دی ہے۔ آ جایا کرو، کبھی کبھی میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، مگر تمہارے آنے سے بیٹے کی کمی محسوس ہونا کم ہو جاتی ہے، اور اب وفا بھی سسرال چلی جائے گی، میں اکیلی پڑ جاؤں گی۔ جی آنٹی، بس پولیس کی جاب ہی ایسی ہے، گھر پر اپنے لیے کم ہی ٹائم ملتا ہے، لیکن جب بھی میں فری ہوا یہاں آ جایا کروں گا۔ اس کی تسلی پر مریم سرشاد ہو گئی۔ اللہ تمہیں اور ترقی دے۔ وہ دونوں آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے جب رائے زادہ خاندان کے باقی لوگ ڈھیروں ڈھیر تحائف کے ساتھ وہاں آدھم کے۔ ان کی تیاری سے ایسا لگ رہا تھا کہ سب کے یہاں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ وفا کو لے کر ہی جائیں گے۔ مریم کا دل سرشار ہو گیا۔ وہ پہلے ہی چاہتی تھی کہ وفا کا مستقبل سنور جائے، اور اب ان سب کی تیاری سے لگ رہا تھا کہ شاید اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی ہے۔ التمش نے بھی وفا کو طلاق نہیں دی تھی، تو قاعدے کے مطابق وفا کو اب اپنے سسرال چلے جانا چاہیے تھا۔ وفا خوش اور خرم زندگی گزارے گی، اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اور اسی میں مریم کی اپنی خوشی بھی شامل تھی۔ مریم اور ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا استقبال کیا۔ ان سب کو یوں اچانک دیکھ کر مریم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، مگر ہاشم نے آگے بڑھ کر ان سب کا اچھے سے استقبال کیا۔ ملازمہ کو کچھ کھانے کے انتظامات کی ہدایت دینے کے لیے وہ کچن کی طرف بھاگی۔ ہاشم بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ آنٹی، آپ کو کچھ بھی بنوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھانا کسی اچھے ہوٹل سے آرڈر کر لیتے ہیں، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں بن پائے گا۔ آپ جائیں اور وہاں جا کر ان سب سے باتیں کریں، مجھے یقین ہے وہ سب آپ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، باہر سے آرڈر کر دیتے ہیں۔ مریم کو اس کا سجھاؤ اچھا لگا۔ آؤ تم بھی میرے ساتھ آ جاؤ، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ مریم نے اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کا بولا۔ نہیں آپ چلیں، میں سب کے لیے چائے بنا کر لاؤں گا، سب کو میرے ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، اور جب آپ بھی میرے ہاتھ کی چائے پئیں گی تو میری فین ہو جائیں گی۔ وہ شوق ہوا تو مریم بھی مسکرا دی۔ آج دیکھ لیتے ہیں،
कुछ देर में वो सबके लिए चाय बना कर ले आया। हर बार की तरह इस बार भी इसकी चाय की बहुत तारीफ़ की गई, जिसे उसने मुस्कुराते हुए वसूल किया। 10 मिनट तक सबके साथ खुश दिली से बातें करते हुए आखिरकार वो उठ खड़ा हुआ। ओके, आप लोग एंजॉय करें, मुझे काम है, मुझे जाना होगा। मुस्कुरा कर अपना मोबाइल उठाया, सबको सलाम दुआ करके वहाँ से बीरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माइज़ा ने एक नज़र इसके बला तासिर चेहरे की तरफ देखा जब से हादी के गुनाह साबित हुए थे। इस दिन के बाद इन दोनों का एक दूसरे से कई बार सामना हुआ, लेकिन उसने एक बार भी उसे आंख उठाकर नहीं देखा था, जैसे वो उसे जानता ही ना हो। एक्सक्यूज़ मी में बस 5 मिनट में आई हाशिम को जाता देख वो सबसे एक्सक्यूज़ करती उसके पीछे भाग गई। हाशिम, रक्कू मेरी बात सुनो ना, क्या हो गया? मुझसे नाराज़ हो क्या? वो इसके ऐन मुकाबले आ खड़ी हुई। हाशिम ने रख मोड़कर एक नज़र इसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ नज़र आ रही थी। मैं तुमसे नाराज़ क्यों होने लगा? इसका अजनबियत भरा अंदाज माइज़ा को अजीब लगा। फिर तुम्हारे इस अजनबी रवैये की आखिर वजह क्या है? क्या तुम सच में नहीं जानती मेरे इस रवैये की वजह? वो इस्तेहज़ानिया हंसा माइज़ा का दिल धक से रह गया। चलो मैं बताता हूँ। एक लंबी सांस खारिज कर वो इसके चेहरे की तरफ देखने लगा कि हादी राय ज़ादा ने, यानी कि तुम्हारे भाई ने, जिन लड़कियों के साथ ज़्यादती करके उनको मौत के घाट उतारा, इनमें से एक लड़की मेरी बहन भी थी। मेरी बहन हादी राय ज़ादा को नहीं जानती थी और न ही वो उससे प्यार करती थी। वो तो कभी हादी राय ज़ादा से मिली भी न थी। अगर वो बदकिस्मती से तुम्हारी दोस्त न होती, मेरी बहन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो तुम्हारी दोस्त थी। एक दोस्त समझकर वो तुम्हें अपनी हर छोटी और बड़ी बात बताती, जिसे तुम जाकर अपने भाई को बताती, जो भाई नहीं बल्कि भाई के रूप में छपा दरंदा था। तुम्हारा वो दरंदा भाई मेरी बहन को नगल गया। मेरी बहन का शिकार करने में तुमने उसकी मदद की। कितना तुम्हारा भाई कसूरवार है। मेरी नज़र में तुम भी इतनी ही कसूरवार हो। फ़र्क सिर्फ इतना है, हादी राय ज़ादा को इसके जुर्म की सज़ा मिल गई और तुम्हारा जुर्म साबित नहीं होता, ना ही तुम्हारे जुर्म की कोई सज़ा है। लेकिन मेरी नज़र में तुम आज भी मेरी बहन की मुजरिम हो, जिसने दोस्त बनकर उसके पीठ में छरा घूंपा है। जिसके तुम जैसे दोस्त हों उसका दोस्ती पर से एतबार उठ जाए। लड़कियां दोस्त एक दूसरे के राज लेने के लिए बनती हैं, एक दूसरे को अपने मन की बातें बताकर दिल का बोझ हल्का करने के लिए बनती हैं। जो बातें वो अपने घर वालों से, अपने भाई से शेयर नहीं कर पाते, वो बातें अपनी दोस्त से करती हैं। लेकिन अगर दोस्त तुम जैसी हो तो दोस्ती ज़िंदगी की संगीन गलती बन जाती है। मुझे माफ़ कर दो, भाई ने बोला था कि वो आपकी बहन से प्यार करते हैं। मुझे नहीं मालूम था वो ऐसे निकलेंगे। तो मालूम होना चाहिए ना। तुम्हें अगर कोई अपनी छोटी छोटी बातें बताता है तो तुम्हें वो बातें खुद तक महदूद रखनी चाहिए, न कि जाकर अपने भाई के सामने खोल खोल बयान करनी चाहिए। आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूँ जहाँ मुझे भी तुम्हारी बहुत सी बातें मालूम हैं। तुम मुझसे मोहब्बत भी करती हो, चाहता तो मैं भी कुछ गलत कर सकता था। आखिर तुम मेरी बहन के मुजरिम की बहन हो और जिस दरंदगी का वो शिकार हुई, इसमें तुम्हारा भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरा ज़मीर, मेरी परवरिश, मेरे उसूल किसी की बहन बेटी के साथ ज़्यादती की इजाज़त नहीं देते। नहीं हाशिम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। माना कि मैंने आपकी बहन के बारे में हादी को बताकर बहुत बड़ा किया है। मैं ये भी मानती हूँ आपकी बहन के साथ जो कुछ भी हुआ, इसमें शायद मेरा कसूर सिर्फ यही है कि वो मेरी दोस्त थी। न वो मेरी दोस्त होती और न ही वो हादी भैया की नज़र में आती। मगर मेरा खुदा गवाह है हाशिम, मैंने कभी भी उसका बरा नहीं सोचा। जब हादी भैया ने बोला कि वो आपकी बहन को पसंद करते हैं, तो एक आम बहन की तरह मुझे उसमें अपनी भाभी नज़र आने लगी। एक दोस्त भाभी के रूप में घर आ जाए, इससे अच्छी बात किया होगी। बस इसीलिए मैं उसकी हर पसंद नापसंद का भाई को बता देती। मगर मुझे क्या मालूम था वो ऐसे निकलेंगे। हमें तो कभी उनके बारे में ऐसी कोई बात मालूम नहीं पड़ी जिससे हमें अंदाज़ा हो सके कि वो अंदर से क्या सोचते हैं। हम सबके लिए तो वो हमारे वैसे ही हादी भैया थे जैसे अरशद भैया और अल्तमश भैया हैं। वो सफाई देना तो नहीं चाहती थी, मगर हाय रे ये जालिम मोहब्बत जो न जाने किया क्या करवाती है। हाशिम ने एक नज़र इसके धवां-धवां चेहरे की तरफ देखा। नम आंखें दिल की सच्चाई बयां कर रही थीं। ठीक है,
माइज़ा मैं तुम्हारी एक एक बात को सच मान लेता हूँ, मगर मैं हमारे इस रिश्ते को अभी कबूल नहीं कर सकता। मेरी बहन को खोने का ज़ख्म कुछ दिन पहले ही भरना शुरू हुआ है। आज तक मेरे लिए तुम भी मेरी बहन की मुजरिम थी, मगर खैर, आज से मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे नज़रिए से सोचने की कोशिश भी करूँगा, मगर इसके लिए मुझे वक्त दरकार है। अगर तुम इंतज़ार कर सको तो ठीक है, वरना तुम्हें पूरा हक़ है अपने लिए एक अच्छा हमसफ़र चुनने का। कितना वक्त इसके लहजे में आस व उम्मीद महसूस कर हाशिम का दिल कट के रह गया, मगर वो वाकई में थोड़ी सी ही सही मगर सज़ा की हकदार थी। आखिर उसे भी तो एहसास होना चाहिए, जाने अनजाने ही सही, मगर गलती उससे हुई है। मालूम नहीं, इसे कोई खातिर ख्वाह जवाब ना देकर वो बस खामोशी इख्तियार किए वहाँ से चला गया। लब अपने आप मुस्कुरा उठे, जानता था वो इससे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो उसे सारी ज़िंदगी इंतज़ार करने का बोलता तब भी शायद वो इनकार न करती। बस कुछ दिन की सज़ा, ताकि सज़ा के साथ साथ इसकी मोहब्बत का भी इम्तिहान हो पाए। इसके हिसाब से ये इसकी अद्दत के दिन थे, इसीलिए उसने अपने वजूद को बस इसी कमरे तक महदूद करके रख दिया था, और वैसे भी अब जीने की कोई ख़ास वजह न बची थी। नवंबरी में तलाक का धब्बा लगवा बैठी थी, लेकिन खैर, इस सारे हादसे में एक बात अच्छी हो गई थी। उसे यकीन आने लगा था कि उसकी माँ आज भी इससे बचपन जैसी मोहब्बत ही करती है। बस रायमा और सफदर के जाने के बाद उनका दिल व दिमाग हर चीज़ को शक भरी निगाह से देखने लग गया था, और वो अपनी माँ की ज़िंदगी में खुशियों की आखिरी उम्मीद थी। इसी वजह से वो ज़्यादा हसास हो गई थीं। बेड कराउन से टेक लगाए वो आंखें बंद करके ना जाने कन सोचों में मगन थी। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर भी वो न चौंकी। 1 घंटा पहले उसने मुलाजमा को जूस का गिलास लाने का बोला था, मगर 1 घंटा गुजर गया था। ना जाने वो कैसा जूस लेने गई थी या फिर भूल गई थी। अब शायद वही आई होगी, मगर अपने आसपास मखसूस खुशबू महसूस कर उसने पट से आंखें खोल लीं। अपने सामने अल्तमिश को बलेक थरी पैस सोट के साथ हाथों में रेड रोजेस का बके पकड़े उसकी तरफ खूबसूरत मुस्कुराहट लिए देख लिया था। हैरानगी से वो सईदी हो बैठी। आप हम्मम आपका शौहर, जिसे आप शायद संगदल महबूबा की तरह भूल गई हैं। उसने मन्ना के जाविये बगाड़कर नाराज़गी का इजहार किया। शौहर वफ़ा का दिमाग बस इसी लफ्ज़ में उलझ कर रह गया। आंखों में नमी झलमलाई। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था मैं इस वक्त। ओ हाँ, याद आया, पर सोच अंदाज में वो इसके ऐन बराबर आन बैठा। झझक के वो कुछ दूर सरकने लगी। तभी इल्तमश ने उसका हाथ पकड़कर इसे खुद से दूर जाने से रोका। किस बात की आदत काट रही हैं आप? मैं अभी सही सलामत हूँ और आपका शौहर हूँ। कोई भी आके आपको बोल देगा कि आपके शौहर ने आपको तलाक दे दी है और आप यकीन कर लेंगी और बिला वजह आदत काटने लग जाएंगी, मगर एक बार अपने शौहर से पता करना ज़रूरी नहीं समझेंगी। इसका तंजिया अंदाज वफ़ा को हैरान कर गया। क्या मतलब आपने? दिल यकबारगी धड़कने लगा। जी हाँ मोहतरमा, मैंने आपको तलाक नहीं दी। आप अभी भी मसज़ रायज़ादा हैं। कुछ पल के लिए उसका मना मारे हैरत के खुल गया। आज ये खबर सुनकर सदमा लग गया था, मगर ये खुशी का सदमा था। इसका हैरत से खुला मना देख वो मुस्कुराया, मगर अगले ही पल इसका मन्ना भी इसी तरह हैरत की ज़्यादती से खुल गया जैसे वफ़ा का खुला था। हाथ बढ़ाकर उसके गले में मौजूद इसी पेंडेंट को देखा जो उसने मन्ना दिखाई के तौर पर वफ़ा को दिया था, और अगले दिन उसने बोला था कि वो तहफ़ा उसने नौकरानी को दे दिया है। ये आपके पास। इसने ताजब से वफ़ा के चेहरे की तरफ देखा, जो अब अपनी हैरानगी भूलकर इसके हैरान कुन तासरात की तरफ देख रही थी। ये मेरे शौहर ने मुझे मुना दिखाई में दिया था, और मुना दिखाई का तहफ़ा बहुत ख़ास होता है, और ये ख़ास तहफ़ा किसी को नहीं दिया जाता। वो जिस मान से गव्या हुई थी, अल्तमश इश इश कर उठा। झोटी हुसैना, आज ये दूसरा लक़ब इसके हिस्से में आया था। एक बार फिर इसकी आंखों में नमी दर आई एम सूरी, मैंने आपसे हर वक्त झूठ बोला, मगर मैंने कभी भी आपसे बलावजा झूठ नहीं बोला। मेरी मजबूरी थी, हमें लाख कोशिशों के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, तो मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हो गई। दोनों हाथों में मुना छिपाकर वो ज़ारो क़ितार रो दी। इल्तमश ने अफसोस भरी निगाह से इसकी तरफ देखा। वफ़ा, मेरी बात सुनो। इसके दोनों हाथों को अपने मजबूत हाथों में थाम कर वो हद दर्जा संजीदा हुआ कि तुमने जो कुछ भी किया सही किया। अगर तुम मुझे बताती कि मेरा भाई गलत है तो यकीनन मैं तुम्हारी बात का कभी यकीन नहीं करता। हालातों ने जिस तरह भी मोड़ खाया, अच्छा या बुरा, मगर हमें अपनों की सच्चे झूठे की पहचान दे गया।
مگر ان سب میں ایک چیز جس کے بارے میں آج سچ سننا چاہتا ہوں، کیا تم نے واقعی مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، یا پھر تم سچ میں سچ سننا چاہتے ہیں؟ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کر وہ تیزی سے بول اٹھی۔ التمش نے اس بات میں سر ہلایا۔ شادی سے پہلے میں کسی سے پیار نہیں کرتی تھی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، ہادی رائے زادہ کو سزا دلوانا یا دینا۔ مگر شادی کے بعد، وہ کچھ توقف کے لیے رکھی شادی کے بعد، مجھے محبت ہو گئی۔ آپ کی اچھائی نے مجھے اٹریکٹ کیا، مگر جب آپ نے بولا کہ آپ نے مجھ سے شادی صرف میرے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے کی تھی، بس اسی لمحے مجھے شدید محبت ہو گئی۔ اظہار محبت کر کے بھی وہ رو پڑی۔ تھینک گاڈ آپ نے مجھے طلاق نہیں دی۔ آپ نہیں جانتے مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ آج تمش کا دل گہرائیوں تک سرشار ہو گیا تھا۔ ایک بوجھل سانس ہوا کہ سپرد کر اب وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر آنسو صاف کیے۔ التمش رائے زادہ کی بیوی کو رونے کا بالکل حق نہیں۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر صبیح پیشانی پر دہکتے لب رکھ دیے۔ ویسے اتنا گندا اظہار محبت کوئی نہ کرے۔ اس نے دوبارہ منا کے زاویے بگاڑے۔ وفا حیران ہوئی۔ ایسے مت دیکھو، بورنگ بیوی ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ اتنی دنوں کی جدائی کے بعد تم نے 10-12 کس کر کے آئی، 14-15 کس کرنے کے بعد، لو اور 20-25 کس کے بعد یوں بولنا چاہیے تھا۔ اس کی نئی منطق پر وفا کا منا حیرت سے کھل گیا۔ التمش آگے بڑھ کر اس کی سانسوں کو خود میں سمونے لگا۔ وفا نے بنا کوئی مزاحمت کیے آنکھیں بند کر لیں۔ اب جب کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا تو بھلا وہ کیوں مزاحمت کرے؟ مگر وہ تب بوکھلا گئی جب التمش کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ التمش، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں ابھی آ جائیں گی، آپ کچھ شرم کریں۔ پہلی بات، ماں نہیں آئیں گی۔ نیچے رائے زادہ فیملی پورے اہتمام سے آپ کو لینے آئی ہے۔ نیچے رائے زادہ فیملی آئی تھی اور اسے معلوم ہی نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے شرم کرنے والا سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ مجھے نیچے جانا ہے، کیا سوچیں گے؟ سب لوگ کتنی بے مروت ہوں میں، وہ شرمندہ ہوئی، کوئی کچھ نہیں سوچے گا۔ سب کو معلوم ہے میں اپنی بیوی منانے آیا ہوں، اور اب مجھے اپنی بیوی منانے دو۔ مصروف سے انداز میں اس نے وفا کو دوبارہ خود سے قریب کیا۔ گردن پر ہلکی ہلکی شیو کی چبھن پر وہ کھلکھلائی۔ التمش نے سر اٹھا کر معصومیت بھری شفاف ہنسی کو دیکھا اور خود بھی مسکرا دیا۔ جی تو ناظرین، اس بار کا ناول آپ کو کیسا لگا؟ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔